नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। मैं डॉक्टर राज मोहम्मद शेख बानेश्वर कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर FY, SY और TY BA के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि इन 3 कोरोना के वर्षों में विद्यार्थी और प्राध्यापक एक दूसरों के सम्मुख नहीं आ पा रहे हैं। बार बार महाविद्यालय ऑफलाइन हो रहा है और बार बार ऑनलाइन हो रहा है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने खासकर यह चैनल शुरू किया है जिसमें मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी के अंतर्गत मैं आपको भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र पढ़ाने वाला हूँ। यह काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने देखा है पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक ऑनलाइन पढ़ाई हेतु बहुत सारे चैनल्स उपलब्ध है, लेकिन महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ऐसे बहुत कम चैनल है, और इसीलिए महाविद्यालयीन जो विद्यार्थी है वो ठीक ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है। उन्हीं तक ठीक ढंग से पाठ्यक्रम पहुंचाने के लिए यह चैनल मैंने शुरू किया है। मुझे यकीन है कि मेरे जो विद्यार्थी है इस चैनल को पसंद करेंगे और रोज़ाना उसको देखने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। हिंदी S1 काव्यशास्त्र इस विषय का अध्ययन करते समय मेरे यह ध्यान में आया कि विद्यार्थी मित्रों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए हिंदी काव्यशास्त्र का कोई पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने यह हिंदी चैनल शुरू किया है। आज हम काव्यशास्त्र सामान्य DSC 1A S1 यानी विशेष पेपर 1 इसका अध्ययन करने वाले हैं। ये सेमेस्टर 3 में आपको पाठ्यक्रम में पढ़ाने हेतु विश्वविद्यालय में सम्मिलित किया है। सबसे पहले मैं आज आपको जो विशेषतर पेपर 1 है, जिसे हम ये हिंदी S1 भी कहते हैं, इसका पाठ्यक्रम मैं आज आपको बताऊंगा। इसके पाठ्यक्रम में इकाई 1 काव्य परिभाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं की जो परिभाषाएं हैं इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। इकाई 2 के अंतर्गत काव्य के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: भाव तत्व, बुद्धि तत्व और कल्पना तत्व, और चौथा तत्व जो माना जाता है उसको शैली तत्व भी कहा जाता है। ये इकाई 2 में हमको पढ़ना है। इकाई 3 के अंतर्गत रस के अंतर्गत रस की परिभाषा, रस का स्वरूप, इसका अध्ययन हमको करना है। इस प्रकार सेमेस्टर 3 में आपको सिर्फ 3 इकाइयाँ हैं और इन 3 इकाइयों का अध्ययन करना है। तो काव्यशास्त्र को महत्व क्यों है कि आज हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करते वक्त छात्रों को काव्यशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति करवाने हेतु विविध विश्वविद्यालयों के BA MA के पाठ्यक्रमों में काव्यशास्त्र यह विषय अनिवार्य रूप से अध्ययन के लिए रखा जाता है। काव्य और साहित्य दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, इसीलिए काव्य ही साहित्य है और साहित्य ही काव्य है। अतः काव्य का विविध दृष्टिकोणों से अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे काव्य शास्त्र कहा जाता है। काव्य के बारे में प्राचीन युग से ही साहित्य मनीषी विचार करते आए हैं। काव्य का निर्माण कैसे होता है, काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं,
काव्य कितने प्रकारों में विभाजित है और काव्य कौन लिख सकता है, गद्य और पद्य किसे कहते हैं आदि प्रश्नों के उत्तर काव्य शास्त्र में दिए जाते हैं। प्रस्तुत इकाई में काव्य की परिभाषा, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन आदि का अध्ययन अपेक्षित है। काव्य की परिभाषा देखने से काव्य के संदर्भ में पाठक एवं जिज्ञासुओं के मन में जितने भी प्रश्न है उसका समाधान हो जाएगा। काव्य की विविध परिभाषाएं संस्कृत के आचार्यों, अंग्रेजी के विद्वानों और हिंदी के अभ्यासकों ने देने का प्रयास किया है। प्रथम इकाई में इन सभी परिभाषाओं को देने का प्रयास किया है। इसी के साथ काव्य हेतु का अर्थ बताकर उसके स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रतिभा, उत्पत्ति, अभ्यास और समाधि के महत्व को अधोरेखित किया गया है। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। काव्य लिखने के पीछे अनेकों उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों के बारे में भी विद्वानों के विविध मत है। इसके अंतर्गत केवल भारतीय दृष्टिकोणों से दिए हुए प्रयोजनों का अध्ययन प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रथम इकाई में पाठ्यक्रम में दिए गए बिंदुओं के अनुसार विवेचन और विश्लेषण किया जाएगा। इसे सामग्री का निश्चित तौर पर छात्रगणों को फायदा होगा, इससे ऐसी मुझे अपेक्षा है। काव्य की विविध परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने की है। तो समाज निर्माण के लिए काव्य या साहित्य की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मनुष्य के जीवन के प्रारंभिक काल से ही काव्य निर्मित की शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे मनुष्य जीवन की प्रगति होती रही, वैसे वैसे आवश्यकतानुरूप काव्य की भी प्रगति होती रही है। प्रारंभिक काल में पद्यमय रचनाएं लिखी जाती थी। आज के युग में गद्य में भी विचारोन्मुख साहित्य लिखा जाता है। वास्तविकता में काव्य और साहित्य दोनों परस्पर पूरक शब्द है। काव्य के अर्थ को समझने के लिए उसके लक्षणों को समझना आवश्यक है। काव्य के ये लक्षण ही काव्य की परिभाषाएं है। यह परिभाषाएं अथवा लक्षण अनेक आचार्यों एवं विद्वानों ने देने का प्रयास किया है। इनमें संस्कृत आचार्य, अंग्रेजी विद्वान और हिंदी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का प्रमुख रूप से समावेश किया जाता है। इन विविध विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले संस्कृत आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा। संस्कृत में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना अधिक पैमाने पर हुई है। संस्कृत के विद्वानों द्वारा दी गई काव्य परिभाषाओं को यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ही संस्कृत के आचार्य है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र लिखा गया है। इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, मृदु ललित पद्यांश गूढ़ शब्दार्थ हीनम जनपद सुख बोध्य युक्तिमन्युत्य योजम बहुरसकृत मार्ग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्य नाटक प्रेक्षका नाम। इसका अर्थ होता है नाटक देखने वाले के लिए शुभ काव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित पदों से की गई है, जिसमें शब्द और अर्थ गूढ़ न हो, जिसे जनसाधारण सरलता से समझ सके और तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना की जा सके, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए गए हो और जिसमें कथानक संधियों का निर्वाह किया गया हो, वही काव्य सर्वश्रेष्ठ होता है। इस प्रकार आचार्य भरत मुनि
काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि रचना कोमल और ललित पदों से होनी चाहिए, जिसके शब्द होते हैं और अर्थ इसमें गूढ़ न हो, और जिसे जनसाधारण लोग जो है सरलता से समझ सके, जो तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना की जा सके, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए गए हो और जिसमें कथानक संधियों का निर्वाह किया गया हो, वही काव्य सर्वश्रेष्ठ माना गया। संस्कृत के दूसरे आचार्य है जिनका नाम है भामह। आचार्य भामह ने काव्यालंकार इस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का निर्माण किया है। इस ग्रंथ में काव्य निर्माण के लिए अलंकारों के महत्व को निरूपित किया गया है। इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। वे कहते हैं शब्दार्थों सहितो काव्य, अर्थात शब्द और अर्थ का सही मेल काव्य है। संस्कृत के तीसरे आचार्य है दंडी। दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में काव्य का निर्माण के लिए इष्ट अर्थ को व्यक्त करने की बात की है। वे काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं शरीर तावदिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली शरीर मात्र है। यह परिभाषा काव्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पा रही है। और चौथे आचार्य जो है संस्कृत के, वे है रुद्रट। रुद्रट ने भी काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है ननु शब्दार्थो काव्य, ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को काव्य कहते हैं। इस प्रकार आज हमने संस्कृत के आचार्य द्वारा जो काव्य की परिभाषाएं की है वह पढ़ाने की कोशिश मैंने आपको की है। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। आज पहले दिन का जो वीडियो है ये भेज रहा हूँ और रोज़ इसी तरह मैं अलग अलग विषय को लेकर, अलग अलग इकाई को लेकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।